हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल नंदोजुक्ष में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स, मैं आप सबके लिए थ्योरी नोट्स लेकर आती हूँ, जिसमें हमने पंजाब टेट की और मास्टर कैडर की प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई, जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस के नोट्स कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा था आर्टिकल्स का। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी आर्टिकल्स थे उनके बारे में हम टर्म बाय टर्म डिफाइन से कर रहे हैं। तो उसी के रिलेटेड आज का भी हमारी वीडियो रहेगी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फिर आज का हमारा रहेगा टॉपिक आर्टिकल 74 से। क्या है ये? केंद्रीय मंत्री परिषद और भारत का महान्यायवादी। यानी कि अब है कि आर्टिकल 74 से लेकर 78 आर्टिकल तक क्या आता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, सेंट्रल गवर्नमेंट और भारत का महान्यायवादी, ये सारे इनके रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होनी चाहिए? एक मंत्रिपरिषद होनी चाहिए। और आर्टिकल 75 क्या कहता है कि मंत्रियों बारे में एक अन्य उपबंध है, यानी कि मंत्रियों की लिस्ट के बारे में एक अन्य उपबंध है आर्टिकल 75 में। आर्टिकल 76 क्या प्रावधान करता है कि भारत का एक महान न्यायवादी होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स के में कि किस आर्टिकल में प्रावधान किया गया कि भारत का महान न्यायवादी होगा, तो वो आर्टिकल 76 में। आर्टिकल 77 क्या कहता है कि भारत सरकार के कार्य का संचालन किस तरीके से किया जाए, ये आर्टिकल 77 में तय किया गया। आर्टिकल 78 के अकॉर्डिंग क्या है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। आर्टिकल 78 में क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति को जानकारी के देने के संबंध में प्रधानमंत्री के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, वो सारे आर्टिकल 78 में। नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट, अब है हमारा आर्टिकल रहेंगे संसद से रिलेटेड 79 से लेकर 123 तक। 79 टू 123 तक 3 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे संसद से, पार्लियामेंट से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 79 कहता है कि संसद का गठन, यानी कि आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट का गठन किस तरीके का होना चाहिए, वो सारा आर्टिकल 79 में है। आर्टिकल 80 में क्या है? राज्यसभा की संरचना। और आर्टिकल 81 में क्या है? लोकसभा की संरचना। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रहे। 79 में सबसे पहले पार्लियामेंट, उसके बाद पार्लियामेंट का जो उच्च सदन होता है वो होता है जी राज्यसभा, तो दूसरे नंबर पे वो आएगा। और निम्न सदन जो होता है पार्लियामेंट का, लोकसभा, वो तीसरे नंबर पे आता है 81 आर्टिकल में, लोकसभा। तीनों ये जो आर्टिकल्स है, ये तीनों लाइन के अकॉर्डिंग है पार्लियामेंट के ये सारे। आर्टिकल 82 क्या कहता है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, यानी कि जब भी हर एक सेंसस होगी उसके बाद फिर से समायोजन किया जाएगा, ये आर्टिकल 82 कहता है। आर्टिकल 83 कहता है कि संसद के सदनों की अवधि, संसद के साल में कितने सदन बुलाएगा और उनकी अवधि क्या रहेगी, ये सारा का सारा आर्टिकल 83 के अकॉर्डिंग तय किया जाता है। आर्टिकल 84 क्या कहता है कि संसद के सदस्य के लिए अर्हता, यानी कि संसद की सदस्यता लेने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, वो आर्टिकल 84 के अकॉर्डिंग होती है। नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल 85 में क्या है? आर्टिकल 85 के अकॉर्डिंग संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन, यानी कि संसद के कितने सत्र बुलाए जाएंगे, उनकी अवधि क्या रहेगी, या उनका विघटन किस तरीके से बुलाए जाएंगे, ये सारा आर्टिकल 85 में। आर्टिकल 86 में क्या है कि सदनों के अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार, यानी कि 86 में क्या है कि जो राष्ट्रपति का एक राइट है कि सदनों के अभिभाषण का या उनको जो संदेश भिजवाए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, वो सारे के सारे 86 के तहत ही भिजवाए जाते हैं। आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, यानी कि राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण रहता है, आर्टिकल 87 में इसकी डिफाइन है पूरा। आर्टिकल 88 क्या कहता है कि सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार, कुछ विशेष अधिकार होंगे। आर्टिकल 89 कहता है कि राज्यसभा का जो सभापति और उपसभापति एक होगा 89 के अकॉर्डिंग। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कई बार पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के रिलेटेड या अनुसार राज्य का सभापति और उपसभापति का प्रावधान किया गया, तो वो आर्टिकल 89 का। आर्टिकल 90 के अकॉर्डिंग उप सभापति का जो पद रिक्त होगा
पद त्याग या पद से हटाया जाना, ये इसके बारे में सारी डिफाइन। आर्टिकल 91 में क्या है कि सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की जो उप सभापति की शक्ति होगी वो किस तरीके की होगी, उसके बारे में आर्टिकल 91 डिफाइन करता है। 92 आर्टिकल क्या कहता है कि जब सभापति या उप सभापति को पद से हटाने के लिए कोई संकल्प या विचारसीन है तो उसका पीठासीन नहीं होना चाहिए, यानी कि उसको खत्म नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 93 कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। 94 के अकॉर्डिंग क्या है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जब पद रिक्त होना और उनको किस, अगर वो उनका स्थान खाली होता है या उनको किस तरीके से स्थान से हटाया जाता है, या जब उनको पद से हटाया जाए तो उसके बाद क्या होगा, ये सारा का सारा आर्टिकल 94 में। 95 आर्टिकल कहता है कि अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने और अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की जो शक्ति होगी वो 95 आर्टिकल में बताई गई है। 96 आर्टिकल में क्या है कि जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई सारा विचार उसको पीठासीन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 97 कहता है कि सभापति और उपसभापति और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कई बार पूछा जाता है कि किस आर्टिकल के तहत सभापति उपसभापति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो सैलरीज हैं उनके वेतन और उनको जो फैसिलिटीज़ दी जाएगी वो सारे किसके अकॉर्डिंग है, 97 आर्टिकल के अकॉर्डिंग है। 98 आर्टिकल कहता है कि संसद का एक सचिवालय होगा। 99 क्या कहता है कि सदस्यों द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान किया जाएगा। आर्टिकल 100 के अकॉर्डिंग क्या है कि सदनों में मतदान और रिक्तियों के होते भी सदनों की जो कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति किस तरीके की होगी वो आर्टिकल 100 में बताया गया है। आर्टिकल 101 क्या कहता है कि स्थानों का रिक्त होना, कि जब ये स्थान क्या हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। 102 में क्या है, सदस्यता यानी कि जो सदस्यता जो कि संसद का सदस्य बनने के लिए जो कंडीशंस रहती है वो आर्टिकल 102 के तहत सारी बताई गई हैं। आर्टिकल 103 के तहत क्या है कि सदस्यों के निहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय, यानी कि उनके सदस्यों से जो कोई क्वेश्चनिंग लगती है कि क्या ये इसके सक्षम हैं, वो सारे इस आर्टिकल में बताए गए। आर्टिकल 104 क्या कहता है कि अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने और प्रतिज्ञान, यानी कि जितने भी मंत्री परिषद नहीं बनेगी तो वो जब शपथ लेते हैं वो आर्टिकल 99 के तहत ही 99 के अकॉर्डिंग बताई गई, आर्टिकल 104 के अकॉर्डिंग लेते हैं। 105 में क्या है कि संसद के सदनों की और उनके सदस्यों सभापति की शक्ति और उनके विशेष अधिकार क्या रहेंगे, ये सारा 105 में बताया गया है। 106 में क्या है, इनके वेतन और भत्ते आते हैं, यानी कि इनको कितना वेतन मिलेगा, कितनी और फैसिलिटीज़ मिलेंगी। 107 में क्या है कि विधेयक के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध, यानी कि जब एक मंत्री को हटाया जाता है तो उसको दोबारा से अगर वो ज्वाइनिंग करनी हो तो वो किस तरीके की होती है, वो आर्टिकल 107 में बताया गया। 108 क्या कहते हैं कि कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी कि आर्टिकल 108 क्या कहता है कि कई बार कुछ ऐसी कंडीशन आ सकती है कि इसमें दोनों सदन की, एक सभा राज्यसभा और लोकसभा दोनों की संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है। 109 क्या कहते हैं कि धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, और 110 की क्या है, धन विधेयक की परिभाषा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान में रखना। 101 के 11 के अकॉर्डिंग क्या है कि विधेयक पर अनुमति, कि जो ये धन विधेयक लेके आए जाते हैं उन पर अनुमति जो मिलती है वो 101 के तहत मिलती है। 112 के अकॉर्डिंग क्या है कि जो पूरी ईयरली वित्तीय विवरण, ईयरली जो इनकम सेट होता है वो सारा इसके अकॉर्डिंग है। 113 में क्या है कि संसद के प्रावकरों के संबंध में प्रक्रिया। 140 में विनियोग विधेयक, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। 150 में क्या है, अनुपूरक अतिरिक्त और अधिक अनुदान, ये सारे प्रावधान है। 160 में लेखानुदान, प्रत्यय अनुदान और अपवाद अनुदान, ये सारे इसके तहत है। 117 आर्टिकल क्या कहता है कि वित्त विधेयकों के बारे में एक विशेष उपबंध किया जाए। 118 क्या है कि प्रक्रिया के नियम, किस तरीके से सारे विधेयक लेके आए जाएंगे वो प्रक्रिया सारी बताई जाती है। 119 आर्टिकल में क्या है कि संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा जो विनिमय, यानी कि संसद द्वारा जो वित्तीय प्रक्रिया रहती है उसका किस तरह से विभाजन किया जाए या विनिमय के अकॉर्डिंग टर्न बाय टर्न लेके आया जाए, वो सारा 119 आर्टिकल कहता है। 120 आर्टिकल में क्या है कि संसद में प्रयोग जाने वाली भाषा। 100 आर्टिकल 120 में क्या है
ये डिफाइन किया है कि संसद में कौन सी भाषा प्रयोग की जाए, ये इसके अकॉर्डिंग ही होगा। इम्पोर्टेंट है ये काफ़ी। 121 में क्या है कि संसद में चर्चा पर निबंधन, यानी कि संसद में चर्चा किस तरीके की होगी। 122 क्या है कि न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच ना किए जाना, कि न्यायालयों द्वारा ये डन है कि 122 आर्टिकल के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी कोर्ट संसद की जो कार्यवाही है उस पर जांच नहीं करेगी। 123 आर्टिकल क्या कहता है कि संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रस्थापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी कि 123 के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर इनके संसद का सेशन नहीं बुलाया गया है तो जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी कर सकता है, ये शक्ति उसके पास 123 आर्टिकल के अकॉर्डिंग ही आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस चैनल के साथ जोड़िए ताकि उनको भी इनका बेनिफिट हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।